नमः संस्कृताय अभिवादये अहमे एसपी शुक्ला अत्र भवतां भवतीनां च मम यूट्यूब चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट चैनलम स्वागतम वंदनम चा करिष्ये। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, आपकी आगामी बहुत सारी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। आप जीट की परीक्षा देख लीजिए, यूपी टेट की देखिए, सी टेट की देखिए। तो ऐसी सारी परीक्षाओं में जहां पर आपका संस्कृत आता है, जहां पर आपकी संस्कृत व्याकरण आती है, उस व्याकरण में संस्कृत का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसके लिए आपको संस्कृत के लिए, जैसे यूपी टेट आप देने जा रहे हैं तो 30 अंक, रीट के लिए जा रहे हैं या सुपर टेट के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी 10 अंक के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। सी टेट के लिए 30 अंक के लिए पढ़ना पड़ता है। तो एक महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज से हम संस्कृत व्याकरण की कक्षाओं को प्रारंभ करते हैं। ऐसे हमारे बंधु बांधव जो प्रवेश लेना चाहते हैं, संस्थान का नंबर आपको दिख रहा है, दिए गए नंबरों पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके एडमी जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर आपको बता देना चाहूंगा, थोड़ी सी परिचर्चा करूंगा। जैसे आपको पता है कि पहला चैप्टर अमूमन वर्ण विचार ही होता है। आप चाहे कोई भी भाषा उठाइए, वहां पर हम अल्फाबेट्स, लेटर्स से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा वर्ण विचार होगा। दूसरा चैप्टर जो होगा उसमें बहुत सारी व्याकरण शास्त्र की ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनकी परिभाषाएं आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है परीक्षाओं में। यूपी टेट और सुपर टेट, सी टेट की परीक्षाओं में आपने देखा होगा तो बहुत सारी परिभाषाएं आपसे पूछी जाएंगी, उस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा होगी। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपका, वो होता है, देखिए वर्ण विचार में ही हम माहेश्वर सूत्र पे चर्चा कर लेंगे। वर्ण विचार एक ऐसा चैप्टर जिसमें माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करेंगे। उसी चैप्टर में हम आपका जो प्रत्यय होता है उस पर भी, प्रत्यय तो एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे प्रत्याहार जो होता है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे संधि। संधि के बाद आपका आ जाता है, जैसे हो गया समास, संधि समास हो गया आपको, जैसे कि बोर्ड पे ऊपर दिख ही रहा होगा। संधि समास कारक, कारक हो गया। उसके बाद आपका जो है प्रत्यय हो गया। प्रत्यय के बाद आपका आ जाता है वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, वाच्य। और उसके बाद आपका आता है उपसर्ग। उपसर्ग के साथ ही हम प्रत्यय भी देख लेंगे, तो उपसर्ग एवं प्रत्यय आपका आ गया। फिर आपका आ जाता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बाद आपका पर्याय का उल्टा विलोम, तो विलोम शब्द भी देखेंगे। तो ये तो आपके 10 चैप्टर ऐसे ही नॉर्मली हो गए। फिर आपका आता है 11वां नाम। अब नाम में क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे देखो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से, जैसे शरीर के अंगों के नाम, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पंछी एवं घरेलू उपयोगी वस्तुओं के नाम, शरीर के अंगों के नाम, बंधु बांधवों के नाम, पशुओं के नाम, कीड़े मकोड़ों के नाम, घर की उपयोगी वस्तुओं के नाम। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? नाम के अंतर्गत। नाम से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आता ही आता है। फिर आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होता है शब्द रूप। शब्द रूप फिक्स है कि यूपी टेट में क्या आएगा, सी टेट में क्या आएगा, सुपर टेट में क्या आएगा। तो पाठ्यक्रम के अनुरूप ही आपको पूरा शब्द रूप हो गया। शब्द रूप के बाद आपका धातु रूप हो गया, ये भी फिक्स होता है। फिर इसी में एक नया रूप आपने देखा होगा, सर्वनाम रूप। कौन सा रूप होता है? जिसको हम कहते हैं सर्वनाम रूप। और उसके बाद आपका हो गया संख्याएं। वो भी संख्याएं कैसे? संस्कृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? संस्कृत संख्याएं हो गई। संस्कृत संख्या के बाद आपका आ जाता है सूक्तियां। सूक्तियां भी आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताइए सूक्तियां किसकी है, इसके रचनाकार कौन है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद में हम आपसे जो है गद्यांश भी पूछा जाता है, पद्यांश भी पूछा जाता है। जैसे नॉर्मली आजकल की पेपर में आपने देखा होगा
सीटेट और यूपी टेट में अब तो गद्य आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे। गद्यांश दे देगा, पद्यांश दे देगा, रात्रि गमिष्यत भविष्य सुप्रभाषद भाष्वानुदेश सशिक्षित पंकजाली इत्यम विचिंतित कोशगते दिरेफे हा हंत हंत नलनी गजोज्जहार। अब इसका पूछ लेगा शीर्षक बताइए, इसका आपको व्याख्या दिया रहेगा, बताइए इसका सही व्याख्या क्या है, इससे हमें सीख क्या मिलती है, बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। तो ये आपको दिया जाता है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है जो हम इसी के अंतर्गत देखेंगे। फिर आपका इसी में आ जाता है अलंकार। अलंकार, अलंकरोत इति अलंकारम। जैसे आपने देखा है कि महिलाओं के लिए कान में कुंडल, कुंडल कवच तो मिलेगा नहीं, तो भगवान को मिलता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कान में बुल्ली, क्या कहते हैं इसको, पुल्ली, कान में नहीं मतलब नाक में। तो ये जो चीजें हम पहनते हैं, पहनने हम नहीं पहनते, जो स्त्रियां पहनती हैं अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए, शोभायमान करने के लिए। क्यों क्यों पहनती हैं? इससे प्रेम जागृत होता है। किसके बीच में? पति और पत्नी के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, आशिक और आशिका के बीच में, नायक और नायिका के बीच में। तो इसको हम पढ़ेंगे अलंकार के अंतर्गत। फिर इसी में आ जाता है भाषा विकास का अध्यापन। भाषा विकास का अध्यापन, विकास का अध्यापन कहने का मतलब अब आपने देखा होगा पेडागोजी का एक सेशन जोड़ दिया है। सीटेट में जैसे 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का ही व्याकरण आता है, और यूपी टेट में भी कुछ हद तक कुछ परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, रीट में पूछा जाने लगा है, तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। और इसी के बाद इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो कराए जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे मित्र जो भी प्रवेश लेना चाहते हैं, आप एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के जो नंबर स्कॉलिंग में दिख रहे हैं, या जो भी नंबर आपको भी लास्ट में बताया जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, एक छोटा सा आपका फीडबैक भी चाहूंगा कि ये हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, क्योंकि आप बच्चे अब मैच्योर हो चुके हैं, आप कक्षा 8, 9, 10 के बच्चे नहीं हैं, आप एक कंपटीशन देने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। ये हमारे पढ़ाने का जो तरीका है कि आपको जो कंटेंट दिखे, जो आपको कंटेंट दिखे वो बेस्ट क्वालिटी में दिखे। इसके लिए हम आपके बीच में जो भी लिख रहे हैं उस पर डायरेक्ट ना लिख करके एक स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। ये तरीका कैसे लग रहा है, इस पे भी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। कुछ टॉपिक्स जो होंगे, जैसे संस्कृत में आपकी संधि हो गई, उसको हम डायरेक्ट आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए मिलेंगे, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली ना पढ़ा करके इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप लोग जरूर ये भी बताइएगा कि ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे आपको फोकस केवल और केवल कंटेंट पे होगा। आपका कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, वो बहुत अच्छे से आपको विजिबल हो सके, इसलिए इस तरीके से करा रहे हैं। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं संस्कृत का सामान्य परिचय। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत के सामान्य परिचय में, तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि संस्कृत आखिर बना कैसे। शब्दों को तोड़ें तो संस्कृत को आप तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, शम धन क्री धन इक्त। अब इसमें इक्त जो है ये क्या है, सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम, देखिए आपकी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती जो परीक्षा में नहीं आती, लेकिन पढ़ना पड़ता है, उससे हमारा जो वेश होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो देखो भैया, सम धन क्री धन इक्त धन सुट का आगम हो रहा है। अब इसमें ये जो क्री आपको दिख रहा है, ये क्री क्या है दोस्तों, धातु है। क्री क्या है, धातु है। अब व्याकरण का एक नियम पकड़िए, धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए नियम पकड़िए, धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग और धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो एक नियम मिला। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कौन सी उपसर्ग है, ये आपकी परीक्षा में पूछा भी है कई बार। तो संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है भैया, सम उपसर्ग है। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। प्रत्यय क्या है, इक्त प्रत्यय है। तो देखो दो प्रश्न बना कि नहीं,
समझ में आया कि नहीं? चलिए अब देखिए, बहुत आराम से चीजों को देखते हुए चलते हैं। यहां पर एकदम अच्छे से वर्णन करते हुए मिलेगा। संस्कृत जैसे दिख रहा है आपको, सम धन क्री धन एक तनि सुट का आगम हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि ये सम उपसर्ग है, क्री धातु है और ये प्रत्यय है। संस्कृत शब्द का अर्थ है, अब अर्थ क्या होता है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। कौन सी भाषा? शुद्ध एवं, देखिए लिखा हुआ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा ही क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ें तो अभी तो मैंने संस्कृत के बारे में जाना, क्योंकि हम उसका व्याकरण पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में व्याकरण है, तो थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है, कैसे बनता है व्याकरण। देखो बना कैसे, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्याक्रियेत अनेन इत व्याकरणम, जब आप हिंदी पढ़ते तो व्याक्रियेत अनेन इत व्याकरणम, यानी जो व्याकृत करता है उसी को व्याकरण कहते हैं। लेकिन यहां तो पढ़ते हैं, देखिए वी धन आ धन क्री धन ल्यूत, ल्यूट, वैसे देखिए यहां ल्यूट भी लिखा जाता है ता और ता, इसका अंतर क्या है मैं जब आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत व्याकरण में संधि तो वहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर भी आप ल्यूट समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहां आप एक और देख रहे हैं वी धन आंक, वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट लिखा हुआ है, यानी व्याक्रियेत व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम। देखिए व्याक्रियेत अनेन इति व्याकरणम, अगर इसी को थोड़ा सा बढ़ा दे तो कह सकते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पदशास्त्र भी होता है, इसको शब्द शास्त्र और पदशास्त्र भी कहा जाता है। या हम अपने शब्दों में कहें, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना जो भाषा सिखाए, जो सिखाए वही व्याकरण है। क्योंकि देखो वी धन आंक धन क्री धन ल्यूट से मिलकर बना। अब यहां पर भी देखिए भैया, क्री क्या है आपका? क्री क्या है? धातु है। क्री क्या है? धातु है। धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग, जैसे आपसे पूछ ले कि व्याकरण में कौन सी उपसर्ग है, तो व्याकरण में दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, एक उपसर्ग वी है और दूसरा आ है। प्रत्यय कौन सा है? ल्यूट प्रत्यय है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सामान्य परिचय पर ही चर्चा आज कर रहे हैं। इसके बाद जो बातें होती हैं चर्चा में, विषय आता है, वो आता है आपके त्रिमुनि के बारे में। तो देखिए त्रिमुनि, त्रिमुनि, त्रि का मतलब होता है तीन, मुनि का मतलब मनन करने वाला। तीन मुनियों का ही नाम क्यों है? क्या और मुनि नहीं थे? बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, लेकिन इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी, अपने काव्य के माध्यम से, अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। इसीलिए संस्कृत व्याकरण में इनको त्रिमुनि के अंतर्गत रखा जाता है। डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि बताइए निम्नलिखित में से त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो तीनों का नाम जब आप पता रहेगा तब आप बता पाएंगे। देखिए संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है, और पतंजलि। अब देखिए महर्षि पाणिनि के बारे में लिखा है कि पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। कात्यायन या वररुचि के बारे में देखिए, वररुचि कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। वार्तिककार होने के कारण ही इसीलिए इनको वररुचि भी कहा गया। वे 9 सुलभ सूत्रों में से एक के रचयिता भी हैं, यानी जो 9 सुलभ सूत्र हैं उसमें से एक सुलभ सूत्र के रचयिता भी वररुचि यानी कात्यायन जी को माना जाता है। फिर बात आती है पतंजलि महोदय की, पतंजलि जी की। तो देखिए पतंजलि योग शास्त्र के रचनाकार हैं, जो 6 दर्शनों, अब 6 दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत में से एक है। यानी पतंजलि योग शास्त्र के रचनाकार हैं, जो 6 दर्शनों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत में से एक है। यानी एक बहुत बड़ी रचना है पतंजलि जी की। अच्छा आगे देखिए, अब हम एक एक पर विधिवत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाणिनि महोदय की।
पाणिनि जी की बात कर लेते हैं। तो देखिए कलर चेंज करता हूं, एक सेकेंड। देखिए पाणिनि जी की अगर बात की जाती है तो पाणिनि जी को जो सबसे ज्यादा जानने का कारण है, आपको पता है इनकी एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों वाला भी आपको मिलेगा। अष्टाध्यायी मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कितने अध्याय, 8 अध्याय। कितने अध्याय है मित्र, 8 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ कितने पाद हैं, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं भैया, 4-4 पाद। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 8 अध्याय, प्रत्येक में 4-4 पाद, तो 8 गुणे 4 करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी टोटल कितने पाद हैं, तो 32 पाद हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कितनी सूत्र है, तो देखिए जो ऑथेंटिक है, कई सारे विद्वानों का जो मानना है कि 3978 सूत्र है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, इसीलिए इनको लगभग माना जाता है कि 4000 सूत्र। कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र। सूत्र है, सूत्र होने के कारण, क्योंकि इन्होंने सूत्र की रचना की, इसीलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। इन्हीं को सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूत्रकार की भी संज्ञा दी जाती है। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम श्लोक कौन सा है, प्रथम सूत्र कौन सा है, अंतिम सूत्र कौन सा है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वो है वृद्धिरादैच, प्रथम सूत्र। और अंतिम सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका अंतिम सूत्र कौन सा है, इनका ये अंतिम सूत्र है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, पूरी हर एक बात बता दिया। चलिए अब अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ा सा यहां पर वर्णन है, इसको देख लीजिए। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, कुल मिला के 8 चौको 32 पाद, यानी 3978 सूत्र, अर्थात लगभग 4000 सूत्र है। इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच तथा अंतिम सूत्र जो है वो छोटा आ और छोटा आ करके है। देखिए टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यहाँ थोड़ा सा टीजीटी, पीजीटी और केवीएस के लिए जो है ये टीटी नहीं, यहाँ आप मान लीजिए टीजीटी, पीजीटी के लिए भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया है। तो जो भी विद्वान साथी, विज्ञ साथी टीजीटी, पीजीटी के लिए हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट की कीमत मात्र 30 रुपये में, पूरा डिटेल वीडियो सोल्यूशन के साथ, वो भी आपकी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्रों के साथ। आइए आगे बात करते हैं हम। अब अष्टाध्यायी के बाद बात आ जाती है कात्यायन मुनि जी की। कात्यायन या वर रुचि, इनको वर रुचि भी कहा जाता है। ऐसा क्योंकि भैया इनको वर रुचि कहा जाता है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखने के कारण इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। पहले पॉइंट तो ये समझ लीजिए, किसके कारण, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी पर एक वार्तिक लिखा। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। डायरेक्टली यह प्रश्न आपकी परीक्षा में, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए अब बात कर लेते हैं कात्यायन के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि कात्यायन पर आप बड़े बच्चे कंफ्यूजन में रहते हो। कात्यायन, 3 कात्यायन बहुत फेमस हैं, 3 कात्यायन बड़े फेमस हैं। पहला कात्यायन विश्वामित्र वंशीय, कौन से वंश के थे, विश्वामित्र वंशीय एक ऋषि जिन्होंने स्रोत, गृहा और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। एक कात्यायन मुनि वो भी हुए। दूसरा कात्यायन गोमिल पुत्र, गोमिल के पुत्र, जिन्होंने छंदो परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की। तो आपसे अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए कि छंदो परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना किसने की है, तो एक कात्यायन मुनि वो हैं जो गोमिल पुत्र हैं, उनकी रचना है। तीसरा जिस कात्यायन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आपके त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, जिनको वर रुचि के नाम से भी जाना जाता है, सोमदत्त के पुत्र। किसके पुत्र हैं ये,
सोमदत्त के पुत्र, जो पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे, यानी पाणिनीय सूत्र के प्रसिद्ध वार्तिककार भी हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। अब दो लोगों की बात हो गई तो महर्षि पतंजलि जी के बारे में भी बात कर लेना, स्वाभाविक सी बात होती है, बनती है। आइए पतंजलि जी के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के धरोहर में इनके लिखे 3 ग्रंथों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम योग सूत्र, आयुर्वेद पर ग्रंथ एवं अष्टाध्यायी पर भाष्य। पतंजलि ने पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर टीका लिखा, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। महाभाष्य एक व्याकरण का ग्रंथ है, जिसे वर्तमान समाज का विश्वकोश भी कहा जाता है। महाभाष्य द्वारा व्याकरण के जटिलता के रहस्य को सुलझाने में मदद मिलती है। इस ग्रंथ के माध्यम से शब्द की व्यापकता पर प्रकाश डालकर महर्षि पतंजलि ने स्फोटवाद नामक एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो महर्षि पतंजलि का नाम कहाँ पर आ रहा है, मैंने फिर से बता देना चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है या महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में या व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में जाने जाते। कौन? योग के प्रदेता महर्षि पतंजलि। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो महर्षि पतंजलि ने रचना लिखी, महाभाष्य, विस्तृत महाभाष्य लिखा, इसमें कुल कितने आहिक हैं? 84 आहलिक। आहलिक का मतलब पद होता है, तो 84 आहलिक हैं, ये भी आप जानते हुए चलिए। आइए आगे बात करते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो बच जा रहे हैं उन पर चर्चा कर लें। वैसे अभी हमने कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण, वैसे मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा भी कि प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी संस्कृत व्याकरण में हैं जो पूछी जाती हैं, फिर भी आपको बताना चाहूँगा। जो वृत्तिकार में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में पैदा कर लेते हैं। वृत्तिकार आपसे पूछा जाएगा, वृत्तिकार के लिए, तो वृत्तिकार के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसका नाम लिख लीजिए आप, भट्टोज दीक्षित। भट्टोज दीक्षित को वृत्तिकार के नाम से जानते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत कौमुदी। कौन सी है दोस्तों? सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अभी देखिए, अगले कुछ दिनों तक डेमो क्लासेस चल रही हैं, 2-3 दिन 4 दिन। उसके बाद जैसे ही क्लासेस चालू होंगी, पब्लिक नहीं होंगी, फिर आपको पूरा विधिवत लाइव क्लासेस मिलेगी। एक क्लास, सारी क्लासेस आपको लाइव ही मिलेगी और उसे हम लाइव ही आपके बीच में लाएंगे, जिससे आपके जो भी प्रश्न, डाउट्स बनते हैं उन पर भी हम विस्तृत चर्चा कर सकें। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा। बाकी जो है एक आवश्यक सूचना है, उसे आपको दिखा देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ऊपर आना था। आवश्यक सूचना यह है कि प्रयागराज की सबसे बेस्ट टीम के कुशल मार्गदर्शन में यह बैच आपका जो है रनिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है जिसके लिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान के नंबर पर, जो नंबर आपको इस कॉलिंग में दिया गया है, या आपको जो स्पेशली यूपी टेट के लिए नंबर लॉन्च किया गया है। ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे दोस्त जो चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। आप एसपी शुक्ला एजुकेट का फेसबुक पेज भी लाइक करिए, शेयर करिए, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहते हैं। और कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये पढ़ाने का जो तरीका है यह कैसा है। बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे अंदाज में आपको
लाइव क्लास से जोड़ते हुए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए।